अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है आमिर नदीम। ये है कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 1 सी प्रोग्रामिंग। मैंने 5 वीडियोज़ का कहा था कि 5 वीडियोज़ में मैं पूरी सी प्रोग्रामिंग आप लोगों को समझाऊँगा। 4 वीडियोज़ पहले हो चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैंने 100% चीज़ें क्लियर की हैं, क्योंकि मकसद था कि जल्द अज़ जल्द आपके टाइम के हवाले से, अगर टाइम किसी के पास कम है और वो तैयारी करना चाहता है, पूरी प्रोग्रामिंग समझना चाहता है, तो इस कम टाइम में मैं जितना ज़्यादा कर सकता था उतना ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें कर मुझे पता है वो रह भी गई हैं, तो आपने उनको अलग से कवर कर लेना है। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि 80 से 85% चीज़ें आपकी इस वीडियो से, या ये जो 5 वीडियो इनसे कवर हो जाएंगी और आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। आपको एक समझ आ जाएगी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और जब समझ आ जाए फिर आगे पढ़ना आसान होता है। तो दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ 5 वीडियोज़ विच कवर्स कंप्लीट प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ क्लास 12। ये तो आपको पता ही है कि मैं पहले 4 वीडियो जो बना चुका हूँ, ये उसका 5वां पार्ट है। कंटेंट क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करेंगे, फंक्शन क्या होता है। जो चैप्टर नंबर 13 के जो हैं कंटेंट हैं ज़्यादातर इसमें। स्ट्रक्चर्ड क्या लैंग्वेज होती है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामर लैंग्वेज क्या होती है। टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन सी हैं, राइटिंग फंक्शन, एडर ऑफ फंक्शन, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन प्रोटोटाइप, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, फाइल हैंडलिंग इन सी। ये फिर आगे 14वें चैप्टर में यानी कि लास्ट चैप्टर में चली जाती है। फंक्शन वाला 13 चैप्टर है, ऊपर कॉलिंग ऑफ फंक्शन तक। ये वाला फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर 14 का होगा, ओपनिंग ऑफ फाइल एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हमारे सामने एक फिगर शो हो रही है, दोनों में मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है कि सिर्फ मेन है, इसमें मेन है। अब हो क्या रहा है, इसमें चूंकि मेन तो है, लेकिन इसमें मेन सारा एक ही बॉक्स में बना हुआ है और सारा कुछ इसी में लिखा होता है, जिसमें हम प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से नहीं बनाते। उन हिस्सों को हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन कोई ना कोई काम करते हैं कोड का। अगर आपको याद हो कि शुरू में सी प्रोग्रामिंग हमने जब पढ़ी है, तो पहले वाली वीडियो में या दूसरे वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ कि क्लियर स्क्रीन क्यों करते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। गेट सी एच क्यों करने हैं, करैक्टर इनपुट करने के लिए। तो वो फंक्शन है जिन्हें हम कॉल करते हैं, और वो फंक्शन ऊपर ऐश इंक्लूड से हम इंक्लूड करते हैं, उन्हें हम मेन में कॉल कर रहे होते हैं। तो जब वो कॉल करते हैं तो असल में वो फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बन जाती है। ये राइट साइड पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। यहाँ फंक्शन कॉल होती हैं, हम कुछ फंक्शन अलग से बनाते हैं, F1 F2 F3 जितने मर्जी। F1 F2 नाम ज़रूरी नहीं है, नाम हम जो मर्जी रख लें, तो उन फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस तरह ये फिर इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इजी टू मैनेज होती है। अगर एक हिस्से को चेंज करना हो, उसको चेंज करना इजी होता है। लेकिन अगर जो सारी प्रोग्रामिंग इकट्ठी एक ही जगह पर हो, मेन फंक्शन में सब कुछ अगर लिख दें, तो क्या होगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड होगी और ये इतनी यूज़फुल भी नहीं होगी। चेंज करना मुश्किल होगा, एरर फाइंड करना मुश्किल होगा। इसलिए हम तरजीह देते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को। और सी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। इसमें जो हमारा मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर हम दूसरे छोटे छोटे फंक्शन को कॉल करते हैं। हर फंक्शन के ज़िम्मे कुछ काम होते हैं। फंक्शन क्या होता है, दे इनकैप्सुलेटेड पीसेज ऑफ दे आर इनकैप्सुलेटेड पीसेज ऑफ कोड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये कोड के कुछ हिस्से होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ काम करने होते हैं। इनकी अहमियत क्या होती है, दे मेक प्रोग्राम सॉरी दे मेक प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये इनसे प्रोग्राम हम इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि छोटे छोटे हिस्से बन जाता है, एंड मेंटेन रखना भी इजी होता है। द मेन प्रोग्राम कैन कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शन कॉल रेदर देन काउंटलेस लाइंस ऑफ कोड। ऐसा नहीं होता कि सारी लाइंस एक जगह पर लिखी हूँ, बल्कि छोटे छोटे फंक्शन होते हैं अलहदा से, उनको कॉल किया जाता है। फंक्शन इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। Well-written function may be reused in multiple program. The C standard library is an example of the reuse of function. यानी कि अगर एक जगह हमने फंक्शन बना दिए तो हम उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जिसको हम बोलते हैं stdio.h, ठीक है, तो ये फाइल हम हर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो कुछ फंक्शन जो हम एक दफ़ा बना देते हैं वो बार बार हम यूज कर देते हैं, इसको कहते हैं रीयूजबिलिटी। ऊपर वाला क्या है, इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, नीचे वाला है रीयूजेबिलिटी। तीसरा है डिफरेंट प्रोग्रामर वर्किंग ऑन वन लार्ज प्रोजेक्ट कैन डिवाइड द वर्कलोड बाय राइटिंग डिफरेंट फंक्शन। अब एक प्रोग्राम में जब बहुत सारे फंक्शन होंगे, 3 बंदे अगर काम कर रहे हैं, एक कहेगा मैं ये काम करता हूँ, ये वाले फंक्शन करता हूँ, एक कहता है मैं ये वाले करता हूँ। अगर एक ही मेन प्रोग्राम में सारे काम कर रहे हो तो वो कहेंगे जी अब मैं जो है ना, एक बंदा एक वक्त में काम करेगा तो काम स्लो होगा और सारे मिलकर काम भी नहीं कर सकेंगे।
फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मेनी टाइम एज नेसेसरी। अगर फंक्शन में हमने एक काम किया है वो दोबारा करना है तो हमें दोबारा से फंक्शन बताने की जरूरत नहीं होगी, उस फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा। अगर 3 बार वही काम करना है तो उस फंक्शन को तीसरी बार हम वही कॉल कर सकते हैं, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। When an error arises rather than examining the whole program, तो हमें पता होता है कौन सा फंक्शन में एरर आई है, वहां पर जाकर हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन की अहमियत, प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की अहमियत। दो किस्म की फंक्शन की टाइप्स होती हैं। पहली होती है बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो पहले से सी में बना कर रखे गए हैं। जिस तरह हम ऊपर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio इंक्लूड करते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन है, जिस तरह प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये पहले से बने हुए हैं। इसी तरह मैथ डॉट एच जो एक लाइब्रेरी है ऊपर इंक्लूड करें, इसमें भी बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं ये फंक्शन पहले से नहीं बना हुआ, इसे मैं खुद बनाना चाहता हूँ, तो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। राइटिंग फंक्शन, प्रोग्राम में जब हम फंक्शन लिखते हैं तो आपने मेन फंक्शन पढ़ा होगा, शुरू में हम लिखते हैं वाइड, यहाँ जो रिटर्न टाइप लिखा होता है ना, यहाँ पर हमने लिखा होता है वाइड, फंक्शन नेम हमारा मेन होता है, और ये दो ब्रैकेट्स होती है, इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता, और ये दो ब्रैकेट होती हैं, रिटर्न वाली स्टेटमेंट नहीं होती, अदर स्टेटमेंट्स होती हैं। ये मैं मेन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। हमारे हम हर प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम लिखते रहे हैं, जहाँ रिटर्न टाइप की जगह वाइड होता था, फंक्शन नेम की जगह मेन होता था, ये दो ब्रैकेटें होती थी और ये दो ब्रैकेटें होती थी, और यहाँ कुछ कोड होता था, तो वो तो हमारा मेन फंक्शन था। तो फंक्शन बनाने का तरीका यही होता है, हम यहाँ रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या होती है? इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, जो भी इंटीजर की टाइप्स या डाटा की टाइप्स हो सकती है। तो हमने इधर वाइड क्यों लिखा था? फिर वाइड का मतलब होता है कोई रिटर्न टाइप नहीं, यानी कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना। अगर हमने किसी फंक्शन से कोई वैल्यू वापस लेनी है तो हम यहाँ उसकी वो रिटर्न टाइप, जिस किस्म की वैल्यू होगी वो रिटर्न टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीजर वैल्यू वापस लेनी है फंक्शन से तो रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, INT होगी, या डबल लेनी है तो डबल होगी। लेकिन हमने जिस फंक्शन से, क्योंकि मेन को हमने कॉल ही नहीं करना होता, मेन से कोई वैल्यू नहीं लेनी होती, इसलिए हम उसे कहते हैं ये वाइड फंक्शन है, ठीक है, वाइड मेन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पर इधर इंट यूज कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, जिस तरह की वैल्यू लेनी हो, और वो हम फंक्शन में इधर रिटर्न करते हैं। जहाँ एक्सप्रेशन जो रिटर्न होता है, जो वैल्यू इस फंक्शन काम करता है, जो इसका जवाब होता है, जो रिटर्न करता है, वो इस टाइप का होता है, और जब ये वापस जाता है वहाँ उसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर होता है, जो इसका इधर वेरिएबल की डाटा टाइप होती है। फंक्शन नेम की जगह नेम हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। आइडेंटिफायर बनाने का तरीका आपको पता है, कोई भी आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। पैरामीटर लिस्ट क्या होता है? पैरामीटर बाज़ दफ़ा हमें फंक्शन को कुछ वैल्यू देनी पड़ती हैं, इस तरह से वैल्यू देनी पड़ती है कि ये स्क्वायर रूट इस नंबर का कैलकुलेट करो। जो वैल्यू देते हैं ना, वो नहीं अगर देना हो तो इस जगह पर देते हैं पैरामीटर लिस्ट में। लेकिन मेन फंक्शन में चूंकि हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, हम कोई कॉल ही नहीं उसे कर रहे होते, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। मेन फंक्शन में हम वाइड लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, यहाँ इसको खाली छोड़ देते हैं। याद रखें, मेन फंक्शन में इधर वाइड लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इधर वाइड लिखना ज़रूरी है, वरना वो कहेगा मुझे इधर कोई चीज़ रिटर्न ही नहीं कर रहे तुम। ये वाइड लिखना इधर ज़रूरी नहीं है, इधर वाइड लिखना ज़रूरी है। अगर वाइड नहीं लिखना तो फिर कोई टाइप लिखनी है, जैसे कि इन डबल, तो अगर कोई टाइप रखी तो फिर इसी तरह इधर नीचे आकर वो चीज़ रिटर्न भी करनी है कि ये वो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ऊपर प्रोग्राम का बाकी जितना भी हिस्सा होगा वो होगा। तो इस तरह हम एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का हेडर क्या होता है? रिटर्न टाइप जिस तरह मैंने कहा वाइड, फंक्शन नेम जिस तरह हमने कहा मेन, ये ब्रैकेट्स। अच्छा, ये फंक्शन का हेडर है, यानी कि फंक्शन का ऊपर वाला हिस्सा। रिटर्न टाइप मिसाल के तौर पर INT इंट भी हो सकती है, फंक्शन नेम ABC कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? फंक्शन का हेडर। इसके 3 हिस्से होते हैं। द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, कि कौन सी वैल्यू ये रिटर्न करने जा रहा है। इंट होगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल वैल्यू करेगा, फ्लोट वैल्यू करेगा। दूसरे नंबर पर इसका नेम आप अपने हिसाब से जो भी रखते हैं। इस तरह पैरामीटर के, इसको कौन से पैरामीटर दिए जाएंगे, दिए भी जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। फंक्शन बॉडी, जब फंक्शन का नेम हो जाता है, वो आगे ब्रैकेट हो जाते हैं, तो उनके बाद करली ब्रैकेट्स होती हैं। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हम वो लिखते हैं, और आखिर पे रिटर्न वो वैल्यू कर देते हैं जो रिटर्न करनी होती है। ये होती है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? असल में जब हम stdio डाटा के ऊपर इंक्लूड करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये वाले फंक्शन इंक्लूड कर लो। जब हम फंक्शन बनाते हैं और जब हमने मेन के बाद या किसी और फाइल में फंक्शन बनाने हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है। बिल्ट इन जिस तरह करते हैं stdio.h, उनको भी इंक्लूड कराते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड math.h।
जब हम उनको इंक्लूड करा रहे होते हैं फंक्शन को, तो हम उधर हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने अपने फंक्शन जो बनाने हैं वो इंक्लूड कराने हैं तो उन्हें बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है, इसे हमने इंक्लूड करना है। लिखते उसे कहीं बाद में है, लेकिन उसे पहले इंक्लूड कराते हैं हैश इंक्लूड से नीचे, हैश इंक्लूड से नीचे। और हम इस तरह लिखते हैं रिटर्न टाइप, यानी कि जो वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट, यानी कि जो उसने पैरामीटर देने, और आखिर पे ये सेमीकोलन डालते हैं। वैसे तो इधर से फंक्शन शुरू हो जाता है ना, जो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाते कैसे हैं, इधर वो ब्रैकेट होती हैं, वो बीच में फंक्शन लिखते हैं। लेकिन प्रोटोटाइप में सारा कुछ ऊपर वाला सेम होता है, सारे इस सेमीकोलन के। ये लिखा हुआ है वी माइट बी सरप्राइजिंग एट द अबव स्टेटमेंट, इट लुक्स लाइक द फंक्शन हेडर, ये फंक्शन हेडर ही है, यस इट इज बट विद द सेमीकोलन एट द एंड, और आखिर में हम सेमीकोलन डालते हैं। इससे क्या होता है, इसके प्रोग्राम को पता चल जाता है कि ये इसने फंक्शन बनाया है और इससे कहीं और ये लिखेगा। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, कॉलिंग अ फंक्शन। मैंने शुरू में बताया था कि किस तरह क्लियर स्क्रीन कॉल करने के लिए हम दो ब्रैकेट डालते हैं और आखिर में सेमीकोलन लगाते हैं उसका नाम लिखकर, तो ये इसे कॉल फंक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है, जब हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं और उसे कॉल करते हैं तो क्या होता है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन तलाश किया जाता है और वो वहाँ से मिलता है और वो रन होता है। इस तरह गेट सी एच एक फंक्शन है, ये भी इसी तरह कॉल होता है और रन होता है। इसी तरह कोई फंक्शन हमने खुद बनाया है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स वाई फंक्शन बनाया था, अगर खुद भी बनाया तो भी उसको एक्स उसका नाम लिखेंगे, ये दो ब्रैकेट लिखेंगे और सेमीकोलन लिखेंगे, इस तरह फंक्शन कॉल होती है। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन इन्वोक होता है, इन्वोक का मतलब होता है रन होता है, वो जहाँ पड़ा होता है वहाँ से रन होता है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल तो मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर एन काउंट हमने वेरिएबल बनाया जिसमें 0 की वैल्यू रखी है, ये इंटीजर सी एच के हमने वेरिएबल बनाया है, लेकिन इसमें वैल्यू जो नीचे 10 रखी है। तो होता क्या है, वेरिएबल तो ठीक है, लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाए जाएं या मेन के अंदर बना लेना, तो ये मेन के लोकल वेरिएबल है। हर फंक्शन के अंदर जो उसके वेरिएबल बनाए जाते हैं उन्हें उनका लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। कोई इसमें कोई गहरी डीप बात नहीं है, सिंपल ये कि जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनते हैं वो उसके लोकल वेरिएबल हैं। एन काउंट वाइड मेन का लोकल वेरिएबल है, सी एच के भी वाइड मेन का लोकल वेरिएबल है, लेकिन इनका स्कोप होता है, क्या होता है स्कोप, इन दोनों वेरिएबल का स्कोप अलग अलग है। क्या क्यों स्कोप अलग अलग है, ये हमने इफ स्टेटमेंट बनाई है और ये चेक किया एन काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर वो 0 हो तो ये रन हो जाए, ये वेरिएबल क्रिएट हो। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं होता ये क्रिएट भी हो, अगर 0 नहीं होगा तो ये क्रिएट भी नहीं होगा। अगर हम इधर प्रिंट कर दें ऊपर, इधर ऊपर हम प्रिंट कर दें कि जो है ना, क्या प्रिंट कर दें सी एच के, या फिर अगर 0 से इसे बड़ा रखें तो ये रन ही नहीं होगा, ऐसे ही ये इफ वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगा, और नीचे फिर इसे यहीं प्रिंट कर दें सी एच के, तो क्या करेगा, सी एच के तो इसके अंदर है तो वो तो बनेगा भी नहीं, तो फिर क्या होगा, वो रन ही नहीं होगा, यानी कि उसका स्कोप असल में उसके अंदर है। या उसके ऊपर करें, अगर ये बने भी ना बाद में, अगर हम इसे ऊपर प्रिंट एफ सी एच के कर दें तो फिर उसे नीचे से कैसे कॉल करेगा, नहीं करेगा, वो तो उसके अंदर नीचे ब्लॉक के अंदर ही हो रहा है। तो इसलिए ये स्कोप होता है, कोई वेरिएबल कहाँ तक यूज़ होगा ये उसका स्कोप है। इससे जहाँ जो वेरिएबल बना है उससे ऊपर तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले रन होगा और वहाँ तक तो बने ही नहीं होगा। वो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा है हैश इंक्लूड एस्ट्रीड्यूट डाटा, हमने फाइल इंक्लूड की, वाइड काउंटर वाइड और ये सेमीकोलन। ये असल में हमने क्या किया है, ये अभी हमने पढ़ा है कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप बनाई है कि ये फंक्शन हम कहीं नीचे बनाएंगे, और बनाया भी है, ये देखें नीचे जाकर हमने वही फंक्शन हमने वो सेम वाइड काउंटर वाइड और वो फंक्शन हमने बनाया है जो कि एन काउंट को एक ऐड कर देता है, एन काउंट प्लस प्लस कर देता है। एन काउंट प्लस प्लस करने का मतलब है अगर 0 है तो 1 कर दे, 1 है तो 2 कर दे, ठीक है, एक एक इजाफा करता जाता है। और मेन फंक्शन हमारा ये है, मेन फंक्शन में हमने एक फार लूप चलाई है, इंटीजर n इज इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 10, 0 से लेकर 10 तक जाएगा और 2 2 का इजाफा होता जाएगा, यानी कि 2 4 6 8 10। पहले 0 है, 0 के लिए रन हुआ तो काउंटर क्या हुआ, उसने काउंटर फंक्शन कॉल कर दिया है, ये काउंटर फंक्शन रन होगा, एन काउंट प्लस प्लस होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो जब काउंटर क्या हो गया, एन काउंटर क्या हो गया, एन काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब दोबारा देखेंगे ये n इज इक्वल टू 0 है तो 2 हो जाएगा, जब ये 2 होगा तो ये फिर इसमें एक इजाफा हो जाएगा। इस तरह टोटल ये 4-5 दफ़ा लूप चलेगी तो इधर काउंटर एन काउंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आखिर में हम इसको प्रिंट करेंगे एन काउंट %d एन काउंट।
अच्छा, अब हमने इसको इधर कॉल कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम इधर कॉल कर रहे हैं। ये बना किधर है? एन काउंट, एन काउंट इधर वाइड के नीचे बना है। आपने पहले जितने वेरिएबल देखे हैं वो इसके किसी फंक्शन के अंदर बनते थे, लेकिन ये तो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना, ये तो ऊपर ही हेडर फाइल के अंदर बन गया है वेरिएबल एन काउंट। तो जो हेडर फाइल में बनते हैं ना वेरिएबल, उनको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये कहीं भी इस्तेमाल की जा सकते हैं। अब यहाँ एन काउंट नहीं बना इस मेन फंक्शन के अंदर, लेकिन इधर भी इस्तेमाल हो रहा है और इस फंक्शन के अंदर भी एन काउंट इस्तेमाल हो रहा है। इधर ये प्रिंट हो रहा है, इधर उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होता है वो जहाँ कहीं भी हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी वैल्यू भी इस तरह सेंड हो सकती है, हम एक की जगह दूसरी जगह प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो यहाँ का लोकल जहाँ का लोकल होगा, जहाँ का लोकल जहाँ का लोकल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल और उनका स्कोप क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल हर जगह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ये कि अगर कहीं लोकल वेरिएबल हो, अगर यहाँ कहीं लोकल वेरिएबल भी काउंटर होता, सॉरी ये एन काउंट होता लोकल वेरिएबल भी, तो उसने तरजीह जो है प्रेफर लोकल वेरिएबल को किया जाता है। फिर लोकल वेरिएबल इस्तेमाल होना था, ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल ही नहीं होना था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ग्लोबल वेरिएबल भी हो और इधर सेम नाम का लोकल वेरिएबल भी हो, तो क्या होगा, लोकल वेरिएबल यूज़ होगा। वैसे एक ही फंक्शन में अगर एक नाम का वेरिएबल बनाए दूसरा भी उस नाम का बनाए तो वो नहीं बनेगा, एरर दे देगा। लेकिन ग्लोबल अगर बना हो तो फिर हम लोकल वो वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन तरजीह फिर लोकल वेरिएबल को मिलेगी। तो ये होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनते हैं, ग्लोबल हेडर फाइल में बनते हैं। लोकल वेरिएबल को तरजीह दी जाती है और वो वहीं कॉल होते हैं जहाँ वो बनते हैं, वो आसपास कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हर जगह यूज़ हो सकते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी, ये चैप्टर नंबर 14 है। फाइल हैंडलिंग होती क्या है, फाइल हैंडलिंग क्यों करते हैं। हमने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसमें क्या होता है, हम वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में, तो वहाँ उसकी वैल्यू सेव होती है, फिर रन होता है, वहाँ हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो हमने कोई प्रोग्राम परमानेंटली सेव नहीं किया। कोड तो सेव किया है, पूरा प्रोग्राम परमानेंटली हमने सेव नहीं किया। फाइलों को हम एक्सेस नहीं करते, हम अपनी कोडिंग में फाइलों को देखते नहीं है फाइल कौन से, हम डायरेक्ट वेरिएबल बनाते हैं और उसको जब तक चलता है हम यूज़ करते हैं, फिर हमारा सारा प्रोग्राम ज़ाया हो जाता है। यानी कि हम उसको कोई परमानेंटली सेव नहीं कर रहे हैं। तो उसको अगर हम परमानेंटली भी सेव करना चाहते हैं कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये परमानेंटली सेव हो, परमानेंटली हम उन चीज़ों को एक्सेस करें, हम प्रोग्राम परमानेंटली करें, तो उसके लिए फ़ाइलों को यूज़ करना पड़ता है जो हार्ड डिस्क में होती हैं। इसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। ये फाइल हैंडलिंग कैसे होती है। सो फार वी हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम टू वर्क विद टेम्पोरेरी डाटा। अब अभी तक जो हम करते रहे वो टेम्पोरेरी था, प्रोग्राम रन होता था, वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसमें चीज़ें सेव भी होती थी, लेकिन जैसे प्रोग्राम खत्म होता था हमारी टेम्पोरेरी मेमोरी एम्प्टी हो जाती थी। द यूज़र हैड टू एंटर डाटा ईच टाइम द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई इनपुट चीज़ करनी है तो यूज़र हर दफ़ा इनपुट करता था, वो चीज़ें सेव नहीं होती थी परमानेंटली। All programs we have seen in previous chapter were unable to store data and result permanently. The data is stored on permanent storage in the form of files. A file is a set of related records. तो इसी को फाइल हैंडलर कहते हैं। फाइल में डाटा परमानेंटली सेव होता है। पहले हमने डाटा परमानेंटली सेव नहीं हुआ, अब हम कोशिश करेंगे कि देखें परमानेंटली डाटा कैसे सेव हो सकता है। सी में परमानेंट के लिए कोई फंक्शन नहीं बना हुआ, लेकिन यानी कि कोई परमानेंट मेथड नहीं बना हुआ, लेकिन एक उसमें फंक्शन बना हुआ है स्ट्रीम का। उसको कैसे यूज़ करते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन सी इज द स्ट्रीम। ये एक फंक्शन है, एक कंसेप्ट है जो कि सी के अंदर है, उसको कहते हैं स्ट्रीम। ये है क्या, स्ट्रीम का मतलब क्या है। स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस, ये एक लॉजिकल इंटरफेस है टू ए फाइल। फाइल में किस तरह चीज़ें सेव होंगी ये हमें कौन बताता है, स्ट्रीम बताता है। सी में जो स्ट्रीम है उसका क्या काम है, वो ये बताता है कि फाइल में डाटा किस तरह सेव होगा। स्ट्रीम इज एसोसिएटेड टू अ फाइल यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन। ओपन के ज़रिए हम जो है स्ट्रीम के ज़रिए फाइल में डाटा सेव करते हैं। स्ट्रीम इज डिसएसोसिएटेड फ्रॉम फाइल यूजिंग अ क्लोज ऑपरेशन। जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी स्ट्रीम उससे कट जाती है, यानी जो डाटा सेव होता है वो हो जाता है, उसके बाद हमारा कनेक्शन फाइल से कट जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, टेक्स्ट स्ट्रीम एंड बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होती है और बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है। टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, कुछ कैरेक्टर का सीक्वेंस है। इन टेक्स्ट स्ट्रीम सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में आकर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उस टेक्स्ट को नहीं समझता, इसलिए हमने टेक्स्ट कैरेक्टर ट्रांसलेशन करनी पड़ती है।
न्यू लाइन में भी कन्वर्टेड टू अ कैरेज रिटर्न लाइन फीड पेयर, यानी कि जो भी हम कन्वर्ट करते हैं वो कह रहा है कि इस तरह न्यू लाइन जो है कैरियर रिटर्न में तब्दील हो सकती है, यानी कि ट्रांसलेशन हो सकती है। तो ट्रांसलेशन जिस तरह भी हो, आपको इतना समझना है जो टेक्स्ट स्ट्रीम हूँ, स्ट्रीम क्या होती है कि फाइल किस तरह सेव होगी वो हमें ये बताती है। और स्ट्रीम होती है दो तरह की है, एक में हम करैक्टर फाइल को देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, उसमें क्या होता है जो वो ट्रांसलेशन ज़रूरी होती है क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में नहीं होती। दिस मीन्स दैट देयर मे नॉट बी अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द करैक्टर रिटन एंड दीज एंड द एक्सटर्नल डिवाइस। तो वो कहता है हो सकता है सेम करैक्टर ना सेव हो, क्योंकि उधर टेक्स्ट स्ट्रीम होगी और जहाँ वहाँ फाइल में असल में सेव हो रहा होगा डाटा वो करैक्टर की फॉर्म में हो रहा होगा या बाइनरी फॉर्म में हो रहा होगा। बाइनरी स्ट्रीम, दूसरी स्ट्रीम होती है बाइनरी है। ए बाइनरी स्ट्रीम में द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स विद 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस टू दोज ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस। ये 10 की फॉर्म में होती है और 10 की फॉर्म में सेव होती है, नो ट्रांसलेशन आकर। द नंबर ऑफ बाइट्स रिटन आर रीड इन द सेम एज द नंबर ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि सब कुछ होते ही सेम है। तो जहाँ सेव कर रहे होते हैं वहाँ भी सेम होता है, जहाँ से सेव कर रहे होते हैं वो भी सेम ही होता है। हाउएवर an implementation defined number of bytes may be appended to a binary stream to pad information so that it fills the sector on disk। अच्छा, ये आपको इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि इस चैप्टर में जो सेकंड ईयर का सबसे कम ये वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बंदा वैसे भी स्किप भी कर सकता है, लेकिन जितना मैं अपने आपको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसमें स्ट्रीम क्या होती हैं, टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है, बाइनरी स्ट्रीम क्या है। टेक्स्ट स्ट्रीम में टेक्स्ट होता है, बाइनरी स्ट्रीम में बाइनरी होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना आप समझ लेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा। और सेकेंडली न्यू लैन एंड ईओएफ मार्कर क्या होता है। ये एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, हमने इसमें टेक्स्ट लिखा है, तो इसमें एक न्यू लाइन होती है, एक ईओएफ मार्कर। न्यू लाइन इसमें वही एस्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है, बैकस्लैश n, इसको हम न्यू लाइन मार्कर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ईओएफ मार्कर होता है। ईओएफ मार्कर इधर थोड़ा हिडन हो गया, ये फाइल जहाँ क्लोज होती है ना वहाँ लिखा होता है ईओएफ। क्या लिखा था? ईओएफ। जब भी कहीं फाइल में ईओएफ लिखा हो तो उससे ये उसका मतलब ये होता है यहाँ पर फाइल एंड हो रही है। हमें तो पता है यहाँ पर फाइल एंड हो रही है ईओएफ पर, लेकिन कंप्यूटर के जानने के लिए हम एंड पे ईओएफ लिखते हैं, एंड ऑफ फाइल इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर फाइल एंड हो रही है। बैकस्लैश n का मतलब होता है जहाँ पर लाइन एंड हो रही है। तो इस तरह टेक्स्ट में डाटा सेव होता है। तो न्यू लाइन मार्कर भी क्वेश्चन आ जाता है, ईओएफ मार्कर भी सवाल आ जाता है, बाइनरी स्ट्रीम भी आ जाता है, टेक्स्ट स्ट्रीम भी आ जाता है। स्ट्रीम क्या होती है कि फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब सेव होने के लिए मजीद दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें। ओपनिंग ऑफ फाइल। ओपनिंग ऑफ फाइल क्या है? हम फाइल ओपन करते हैं। क्या करते हैं? फाइल ओपन करते हैं। तो ये मेथड होता है, शुरू में हमें फाइल स्टार लिखना पड़ता है। ये फाइल का पॉइंटर बनाता है, यानी कि फाइल की तरफ इशारा करता है। कैसे इशारा करता है इसकी डिटेल में इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइल पॉइंटर है, बस आपको ये पता हो ये फाइल क्या है, पॉइंटर है। और एफ ओपन इसका पता हो। कोई कहे फाइल ओपनिंग के लिए क्या चीज़ जरूरत होती है, आपने कहना है एफ ओपन इसी तरह, और फिर ये ब्रैकेट लगती हैं। और इसमें दो इसमें पैरामीटर चाहिए होते हैं। कौन कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं? दो। एक फाइल नेम है, एक क्या है? फाइल नेम, और एक फाइल का मूड है। एक फाइल नेम है, एक फाइल का मूड है। नेम और मूड क्या है ये नीचे हमने उसकी प्रैक्टिस किया, ठीक है। एफ ओपन में फॉर एग्जांपल हमने ये वाली test.txt हमने फाइल ओपन की है, प्रोग्राम फाइल में ये वाली फाइल ओपन की है। और मूड क्या लिखा है? आर। इसका मतलब है हमने रीड करना है। हमारा मूड क्या है? हमने फाइल को रीड करना है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मूड हैं। ये मूड हमें क्या बताते हैं कि किस मूड में फाइल ओपन करनी है। रीड करने के लिए ओपन करनी है, अगर राइट करने के लिए करनी है तो उसके लिए क्या होगा? अगर यानी कि अगर पेंड करने के लिए करनी है तो उसके लिए ए होगा, अगर राइट करने के लिए करनी है डब्ल्यू होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ मूड हैं कि आप किस मूड के लिए फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आप फ़ाइल ओपन क्यों कर रहे हैं और फाइल ओपन कैसे होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग का फाइल क्या होता है? ओपन तो फाइल होगी, हमने किसी मूड में फाइल ओपन कर ली। क्लोजिंग के लिए सिंपल आपने INT लिखना है, फाइल क्लोज, और आगे उस फाइल का जो भी हमने उस फाइल के वेरिएबल का नाम बनाया है। फाइल के वेरिएबल का नाम क्या होता है? तो फाइल के वेरिएबल का नाम बनाने के लिए सिंपल हम फाइल्स डायरेक्ट लिखते हैं और आगे उस फाइल को हमने जो नाम देना होता है वो दे लेते हैं। फिर जो हमने पहले बनाया होता है उसको क्लोज करने के लिए इस तरह हम एफ क्लोज लिख कर वो फाइल क्लोज कर देते हैं। इससे फाइल पूरी तरह क्लोज हो जाती है। तो ये हमने सारा
सी प्रोग्रामिंग डिस्कस किया है। पहले हमने चैप्टर 8 से शुरू किया, उसमें सी की बेसिक्स थी। चैप्टर 9 में इनपुट आउटपुट था, कैसे होती है। चैप्टर 10 जो था उसमें इनपुट आउटपुट था। चैप्टर 9 जो था उसमें थोड़ी बेसिक सी की हमने पढ़ी है कि मेन प्रोग्राम क्या होता है। चैप्टर 8 तो बिल्कुल बेसिक था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी क्या होती है, इस तरह। चैप्टर 11 जो था वो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में था, कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में था। चैप्टर 12 जो है वो लूप्स के बारे में था। 13 वाला आज हमने अभी डिस्कस किया है। 13 वाले में जो है फंक्शन है, फंक्शन बनते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। और ये लास्ट चैप्टर फाइल हैंडलिंग वाला है। इसमें जो कंसेप्ट है मैं वो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, कि हम फाइल को असल में सेव परमानेंटली करना चाहते हैं। इसके अलावा दो किस्म की स्ट्रीम होती हैं, एक बाइनरी स्ट्रीम होती है और एक टेक्स्ट स्ट्रीम होती है। तो बाइनरी स्ट्रीम में डेफिनेटली बाइनरी नंबर होते हैं, इसलिए हमें ट्रांसलेशन नहीं चाहिए होती है, वो उसी तरह सेव कर देती है डाटा को जिस तरह उसमें होता है। और जो टेक्स्ट स्ट्रीम होती है उसमें करैक्टर होते हैं, और करैक्टर जो होते हैं वो चूँकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ते हैं, इसलिए वो सेम नहीं होते सेव उस तरह। और इसके अलावा क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन मार्कर, एंड ऑफ फाइल मार्कर होता है और एंड ऑफ लाइन होता है। एंड ऑफ लाइन के लिए \n यूज़ करते हैं, एंड ऑफ फाइल के लिए EOF हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एफ ओपन क्या होता है, एफ ओपन FOPEN, एफ ओपन हम फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो पैरामीटर दिए जाते हैं, एक फाइल का नेम दिया जाता है और फाइल के नेम के अलावा इसमें क्या देते हैं, फाइल का मूड के क्यों हमने ओपन करनी है, रीड के लिए, राइट के लिए, क्या के लिए। और दूसरा क्या होता है एफ क्लोज, जब हम फाइल सारी कर लेते हैं, पूरी रीड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि एफ क्लोज कर दो, ये फाइल क्लोज कर दो। ये सवाल पूछा जाता है कि फाइल क्लोज क्यों करते हैं। जब फाइल पर काम पूरा हो जाता है, हम उसको ठीक तरह सेव करना चाहते हैं, तो उसे क्लोज करना ज़रूरी होता है, ताकि हम पता चले फाइल सेव हो गया, हमारा प्रोग्राम से उसका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई